हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आरुषि's नोट्स। तो पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर जो कि था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्रॉप क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्रॉप, जिसमें पढ़ा था खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप बेसिकली जो आप रेनी सीजन में क्रॉप जो रेनी सीजन में आप उगाते हो वो होती है खारिफ क्रॉप। ठीक है, फिर उसके एग्जाम्पल पढ़े थे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, और ये जून टू सितंबर। रबी क्रॉप बेसिकली जो आप विंटर सीजन में ग्रो करते हो अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, एंड इसके एग्जाम्पल थे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड, और पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आप समर के दौरान ग्रो करते हो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस फार्मर्स यूज़ करते हैं किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, जिसमें हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइंग। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पढ़ा था कि सबसे पहले होता है कि आपने अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना है, और उसके बाद सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने अपनी सॉइल को अच्छी तरह लूज़ करना और टर्न करना है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसका यूज़ क्या है, क्या क्यों आप सॉइल को लूज़ और टर्न करते हो और उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लोइंग क्या होती है, कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। और ये किससे होती है, प्लो से। प्लो किससे बना होता है, अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आपको उसको पहले पानी देना पड़ेगा प्लो करने से पहले। एंड जो प्लोड फील्ड होती है उसके पास बिग क्लम्प्स होते हैं ऑफ द सॉइल, जिसको कहते हैं क्रम्स, और बहुत ज़रूरी है कि आप उसको तोड़ो जब सोइंग करने से पहले। और जब आप प्लोइंग करोगे उसके बाद आपको लेवलिंग करनी पड़ती है सॉइल की, जो आप लेवलर से करते हो। ठीक है, उसके बाद अब प्लोइंग किन किन टूल से होती है वो हमने पढ़ा था। तो बेसिकली 3 टूल्स हैं प्लोइंग के लिए, जिसमें है प्लो, होए एंड कल्टीवेटर। ठीक है, तो प्लो सबसे पहले मैंने बताया था कि ये मतलब कि पुराने टाइम में यूज़ होता था। एंड ये फर्टिलाइज़र ऐड करना होता है क्रॉप को, तब वीड वगैरह रिमूव करनी होती है, तब सॉइल को टर्न करना होता है तब। तो जो मतलब कि बेसिकली वुड से बना होता है, और पेयर ऑफ बुल्स जो हैं वो इसको चला सकते हैं, या कोई भी हॉर्सेस या कैमल, कोई भी एनिमल। ठीक है, तो इसके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको कहते हैं प्लॉशेयर, और एक में जो मेन लॉग होती है वुड की, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट। ठीक है, और एक हैंडल होता है एक एंड पे शाफ्ट पे, और दूसरा एंड अटैच होता है बीम के साथ। ठीक है, जो बुल्स की नेक पे होगा, और एक पेयर ऑफ बुल और एक मैन इजीली इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है होए। होए इज़ अ सिंपल टूल जो बेसिकली वीड वगैरह रिमूव करने के लिए, लूज सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट होता है आयरन का, जो फिक्स्ड होता है एक एंड पे। ठीक है, ठीक है, जो एक ब्लेड की तरह भी काम करता है, एंड इसको एनिमल पुल करते हैं। उसके बाद आता है, पढ़ा था हमने कल्टीवेटर्स। सो आजकल प्लोइंग ट्रैक्टर्स करते हैं, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर टाइम भी सेव करते हैं और लेबर भी। उसके बाद हमने पढ़ा था सोइंग। तो अगर आप सोइंग का मतलब होता है जब आप बीज बोते हो मिट्टी में। तो उसके बाद हमने एक एक्टिविटी की थी कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि कौन से सीड हेल्दी हैं या कौन से डैमेज्ड वंस हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े थे टूल्स की, कौन से टूल से आप सोइंग कर सकते हो। तो हमने पढ़ा था कि ट्रेडिशनल टूल्स जो ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते हैं सोइंग सीड के लिए, वो एक फनल होते हैं, फनल की शेप के होते हैं, और उस फनल को आप पूरा भर देते हो सीड से। फिर वो कनेक्टेड होते हैं 2 या 3 पाइप से, जिसके बाद शार्प एंड्स होंगे, और ये जो शार्प एंड होते हैं वो मिट्टी में गड़े होते हैं, और वहाँ से फिर सीड जो है वो वहाँ पे प्लेस हो जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सीड ड्रिल। अब आजकल सीड ड्रिल यूज़ होती है, एंड ये ट्रैक्टर से होगा। तो ये क्या करती है, ये मशीन जो है सीड को इक्वल डिस्टेंस पे रखती है, और प्रॉपरली एक डिस्टेंस पे भी, और बहुत गहराई में सो कर देती है। एंड ये बाद में कवर भी कर देती है सीड को सॉइल से, ताकि कोई एनिमल वगैरह या बर्ड वगैरह उस सीड को खा ना सके, और ये टाइम भी सेव करती है और लेबर भी। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्यों आप सीड को इकट्ठे 1 2 3 या इकट्ठे इकट्ठे क्यों नहीं बो कर सकते हैं, क्यों नहीं सो कर सकते, है ना। तो उसका रीज़न यही था कि क्योंकि अगर आप इकट्ठे करोगे तो फिर ओवरक्राउडिंग हो जाएगी, और हर एक प्लांट को सफिशिएंट लाइट या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। और अब हमने शुरू करना है जो कि इसका थर्ड स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में।
जो कि है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स होते क्या हैं? तो जो सब्सटेंस जो आप सॉइल में ऐड करते हो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, कि ताकि आपके प्लांट अच्छे ग्रो हो, उसके वो आगे जाके एक अच्छा वेल ग्रोन प्लांट हो, है ना? उसको कहते हैं मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, ठीक है? सो मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स वो होंगे सब्सटेंस जो आप ऐड करते हो सॉइल में न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, ताकि आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, उसको बोलते हैं मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, ठीक है? एंड अब उसके बाद जो सॉइल होता है उसके पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट भी सप्लाई होते हैं टू द सॉइल। जो होगा उसके पास मैन्योर होगा, फर्टिलाइज़र होगा और बाकी भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, है ना? और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कुछ एरियाज़ में क्या होता है कि जो फार्मर्स होता है वो ग्रो करता है सेम क्रॉप सेम फील्ड में, मतलब कि सेम क्रॉप सेम फील्ड में, मतलब कि एक ही फ़ील्ड है एंड वो एक सीज़न में जो उसने उगाना है वो बार-बार एक ही टाइप का, जैसे अगर सपोज़ वो व्हीट का उगाएगा तो वो बार-बार व्हीट ही उगाया जाएगा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि अगर आप बार-बार एक ही सेम ही क्रॉप बार-बार एक ही जगह पे उगाते हो, सेम ही फ़ील्ड में उगाते हो, तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो पुअर हो जाती है न्यूट्रिएंट्स में। इसके लिए फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, बार-बार अपनी फ़ील्ड में मैन्योर ऐड करना पड़ता है, ताकि सॉइल को वो वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे बराबर से मिल सकन दोबारा, और उस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। तो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग क्या रिज़ल्ट करती है, वीक प्लांट्स। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स वो होते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो आप ऐड करते हो सॉइल में फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। देयर आर सब्सटेंस व्हिच आर एडेड इन द टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उसको बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। सो बेसिकली सॉइल के पास मैन्योर भी होता है, फर्टिलाइज़र भी होता है और बाकी भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आप ये तो मतलब कि अगर आप एक ही फील्ड है और उसमें आप बार-बार मतलब कि सेम ही क्रॉप बार-बार ग्रो करी जा रहे हो, तो एक ऐसा टाइम तो आएगा ही कि वो जो सॉइल होगी उसके पास जो उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ख़त्म हो जाएँगे, है ना? तो फिर फार्मर क्या करता है, अपनी सॉइल को वापस से दोबारा न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए वो क्या करेगा, वो उसको मैन्योर उसके अंदर बार-बार मैन्योर डालता है, मैन्योर डालता है, फर्टिलाइज़र्स डालता है, ताकि उसको वो वाले न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल के पास आ जाएँ जो उसके पास नहीं थे, है ना? तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मैन्योरिंग, ठीक है? अब मैन्योर होता क्या है? सो मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो आप डिकम्पोज़िशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से मतलब कि लेते हो। तो मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है? एंड ये कहाँ से मिलता है, जो डेड डिकम्पोज़्ड एनिमल्स होते हैं वहाँ से, एनिमल वेस्ट वहाँ से मैन्योर आ जाता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स जो प्लांट या एनिमल वेस्ट होता है उसको एक गड्ढा टाइप बना लेते हैं, पिट टाइप, ठीक है? ओपन प्लेस में, और वहाँ पे जो भी अपना एनिमल का वेस्ट होगा या कोई प्लांट का वेस्ट है उसके अंदर सारा डाल देते हैं। तो फिर वो डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाता है एंड देन जब वो फिर डिकम्पोज़ हो जाता है अच्छी तरह, तो वो एक खाद तैयार कर लेता है, उस खाद को कहते हैं मैन्योर, ठीक है? सो उसके बाद ये आ गया मैन्योर, ठीक है? अब ये था सारा मैन्योर का। अब आता है फर्टिलाइज़र्स। सो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो रिच होते हैं सिर्फ़ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में। जैसे कोई भी आप फर्टिलाइज़र ले रहे हो तो वो उसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होगा, ठीक है? फर्टिलाइज़र्स फैक्ट्रीज़ प्रोड्यूस करती है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फ़ेट हो गया, सुपर फ़ॉस्फ़ेट हो गया, पोटाश हो गया, एनपीके हो गया, यानी नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटाशियम, है ना? तो जो अब है फर्टिलाइज़र का यूज़, तो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो एक तो अच्छी यील्ड दे देते हैं क्रॉप की, जैसे व्हीट, पैडी एंड मेज़। अगर आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हो गेहूँ के खेत में या चावल के खेत में, है ना? तो अच्छी यील्ड आएगी। बट अगर आप, एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की, है ना? ऊपर से ये केमिकल्स हैं, आप इनको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे इन फर्टिलाइज़र का, तो क्या होगा कि जो सॉइल है वो कम फर्टाइल हो जाएगी, और फर्टिलाइज़र्स क्योंकि केमिकल हैं वो नेचुरली डेड डिकम्पोज़ ऑर्गेनिज़्म से नहीं बने, जैसे मैन्योर बनी है ना? तो ऑफ़ कोर्स अगर ये केमिकल है तो जब अगर आपने किसी मिट्टी वग़ैरह में डाले, है ना? अब जैसे आपने खेत में डाले, है ना? फर्टिलाइज़र डाल दिया, फिर आपने बार-बार अपना जो प्लांट है उसको आपने पानी देना है, ठीक है? तो जब वो पानी थोड़ा बहुता जो बाकी तो रूट्स एब्ज़ॉर्ब कर
कर लेंगी, बट जो माड़ा मोटा रह जाता है या जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो क्या हो जाता है, वो फिर वॉश अवे हो जाता है ना, मतलब कि वो निकल जाता है, तो वो एक वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, क्योंकि उसी मिट्टी में आपने फर्टिलाइज़र भी डाला है। और जब आप पानी दोगे तो वैसे तो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी, बट जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो भी तो बाहर जाएगा ही, वो भी तो वॉश अवे होगा ही, तो वो एक सॉइल पोल्यूशन में चला जाता है। इसके लिए अगर आप फर्टिलिटी मेंटेन करनी है आपने अपनी सॉइल की, तो आप फर्टिलाइज़र को मैन्योर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। या आप क्या करो, आप अपनी फील्ड को, जैसे आपने 2 क्रॉप है एक सीज़न में, जैसे आपने एक सीज़न में 1 क्रॉप लगा ली एंड आपने नेक्स्ट सीज़न में अगर दूसरी क्रॉप लगानी है, तो आप क्या करो कि ऐसा करो कुछ कि आप 2 मतलब कि क्रॉप्स ये 2 क्रॉप्स इकट्ठी ना सेम टाइम पे उगाओ, उसमें थोड़ा-सा टाइम रखो और उस टाइम में अपनी जो फील्ड है उसको अनकल्टिवेटेड रखो। ठीक है, अब आता है मैन्योर के यूजेस क्या हैं। सो मैन्योर सॉइल टेक्सचर इम्प्रूव करता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी मतलब कि इम्प्रूव करता है एंड वो सॉइल को रिप्लेनिश कर देता है विद द न्यूट्रिएंट। अब दूसरा मेथड होता है, एक तो ये हो गया कि आप मैन्योर डाल दो, है ना, कि आपका टेक्सचर अच्छा हो जाएगा और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो जाएगी एंड ये सॉइल को रिप्लेनिश करेगा न्यूट्रिएंट्स के साथ। दूसरा मेथड क्या है, अगर आप अपनी सॉइल को रिप्लेनिश करना है न्यूट्रिएंट के साथ, तो वो है क्रॉप रोटेशन। तो ये क्या होगा कि आप डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करो ऑल्टरनेटिवली। तो डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली ग्रो करने का मतलब ये है कि जैसे आप एक सीज़न कोई और क्रॉप लगा लो, दूसरे सीज़न कोई और क्रॉप लगा लो, मतलब कि सेम काइंड की क्रॉप ना लगाओ, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली अपनी क्रॉप को चेंज करते रहो, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया में होता था, जो लेग्यूमिनियस मतलब कि जो नॉर्थ इंडिया में जो लेग्यूमिनियस यूज़ करते थे एज अ फॉडर एक सीज़न में और वीट अगले सीज़न में। तो ये क्या, इससे क्या मदद मिली कि सॉइल पूरी तरह रिप्लेनिश होगी विद द नाइट्रोजन एंड फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। ठीक है, अब उसके बाद ये ना एक टेबल है आपके एनसीईआरटी बुक में, आप ये देखो, ठीक है। इसके अंदर आपके पास टोटल पूरा एक डिफरेंस है कि फर्टिलाइज़र और मेन्योर का, ठीक है, ये पूरा जिसे आप कह लो डिफरेंस है कि फर्टिलाइज़र्स क्यों अच्छे नहीं हैं या मैन्योर क्यों अच्छा है। उसके बाद उन्होंने एक एडवांटेजेस भी दिए हैं मैन्योर के। तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइज़र, बिकॉज़ एक तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है ना, और उसके बाद ये सॉइल को पोरस बना देता है, जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो जाता है, ईज़ी। और ये नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स भी बढ़ा देता है और ये टेक्सचर भी इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है इरिगेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप शुरू करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा मतलब कि शॉर्ट में बता देती हूँ। तो एडिंग मैन्योर में हमने क्या पढ़ा, एडिंग मैन्योर में हमने यही पढ़ा कि वो सबसे पहले हमने पढ़ा मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र होते क्या हैं। तो हमने पढ़ा कि मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र वो होते हैं, कोई भी सब्सटेंस जब आप सॉइल में डालते हो इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट हेल्दी ग्रोथ के लिए अपने प्लांट की, तो उसको कहते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि सॉइल जो होती है उसके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स एक प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, अगर वो बार बार सेम फील्ड में सेम ही क्रॉप करी जाएंगे तो उससे क्या होगा कि सॉइल के पास उस न्यूट्रिएंट की क्या आ जाएगी, कमी। और उस कमी को पूरा करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स डालते हैं मैन्योर, और उस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। ठीक है, तो मैन्योर क्या होता है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो आप डेड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से करते हो। तो फार्मर क्या करते हैं, एक गड्ढा टाइप बनाते हैं, पिट टाइप, ठीक है, उसके अंदर अपना प्लांट और एनिमल वेस्ट डाल देते हैं डिकम्पोज होने के लिए, ठीक है। एंड देन फिर जब वो पूरा डिकम्पोज हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं मैन्योर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। एंड फर्टिलाइजर्स बेसिकली एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, ठीक है। एंड जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट पोटैश हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम हो गया। और जो यूज़ है फर्टिलाइज़र का हेल्प करता है फार्मर की उसकी यील्ड अच्छी आए। पर क्योंकि हर के केमिकल्स हैं, इसकी लिमिट ही अच्छी होती है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे इसको, उससे क्या होगा कि जो सॉइल है आपकी कम फर्टाइल हो जाएगी। एंड फर्टिलाइज़र्स भी वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। इसके लिए अगर आपने अपनी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी है तो आपको फर्टिलाइज़र को सब्स्टिट्यूट कर लेना चाहिए विद द मैन्योर। मैन्योर क्या करता है, आपका सॉइल टेक्सचर इंप्रूव करता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी अच्छी कर देता है, और ये रिप्लेनिश करता है
सॉइल को न्यूट्रिएंट के साथ। एक तो ये मेथड हो गया कि तुम मैन्योर डालो। दूसरा मेथड क्या है, अगर आपने अपनी सॉइल को रिप्लेनिश करना है विद द न्यूट्रिएंट के साथ, तो दूसरा मेथड ये है कि आपको क्रॉप रोटेशन कर सकते हो। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करोगे ऑल्टरनेटिवली, मतलब कि एक सीज़न में एक क्रॉप, दूसरे सीज़न में दूसरी क्रॉप, ठीक है। तो ये इंडिया में यूज़ होता है कि पहले वो नॉर्दर्न इंडिया में कि पहले वो क्या करते हैं, वो लेग्यूमिनियस ग्रो करते हैं एज अ फॉडर इन वन सीज़न और विंटर उसके नेक्स्ट सीज़न, तो रिप्लेनिशमेंट होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था डिफरेंस फर्टिलाइजर और मेन्योर में, जो एनसीईआरटी बुक में एक पूरा टेबल गिवन है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ मेन्योर बताया था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इरीगेशन, है ना। तो इरिगेशन का मतलब होता है पानी। अब आपने सॉइल भी प्रिपेयर कर ली, है ना, अच्छी तरह, मतलब कि उसको लूज कर लिया, टर्न कर लिया, प्लो हो या कल्टीवेटर से अच्छी तरह आपने उस सॉइल को लूज भी कर लिया, टर्न भी कर लिया। उसके बाद आपने सीड भी सो कर दिया, है ना, चेक भी कर लिया कि कौन से अच्छे हैं कौन से ख़राब हैं, है ना। जब आपने सीड सो किया उसके बाद आपने मेन्योर भी डाल दिया, फर्टिलाइज़र भी डाल दिए। पर अब क्या है, अब आपको पानी तो देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जो भी लिविंग बीइंग है या कोई भी चीज़ है उसको वाटर तो चाहिए होता है ना। तो वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। वाटर प्लांट्स के लिए भी बहुत है, एंड अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अगर प्लांट आप ग्रो करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि बिना पानी के बाकी सारी चीज़ें आपने दे दी, बस पानी नहीं दिया तो वो ग्रो करेगा। पानी उसको चाहिए, क्योंकि वो पानी के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करता है, तभी वो ग्रो होता है। तो प्लांट्स के अंदर 90% वाटर होता है, तो वाटर एक इसेंशियल है। अब पानी क्यों इसेंशियल होता है एक प्लांट के लिए, बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड नहीं होता ड्राई कंडीशन में, क्योंकि सीड जो है वो जर्मिनेट ही नहीं होता। आपने सीड डाल तो दिया, मेन्योर भी डाल दिया, फर्टिलाइज़र भी डाल दिया, बट अगर आपकी उसकी जो कंडीशन है वो ड्राई है, अगर उसके पास प्रॉपर पानी है ही नहीं, तो वो जर्मिनेट नहीं होएगा। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व होके ही फिर वो हर एक पार्ट पे पहुंचते हैं प्लांट के। इसके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, और वाटर प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को फ्रॉस्ट से भी और हॉट एयर करंट से भी। सो हॉट एयर करंट्स का मतलब जैसे गर्मियों में लू चलती है, लू का मतलब होता है कि गरम गरम हवाएं चलती हैं, तो पानी क्या करता है, वो पानी प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स को, सॉरी प्लांट्स को, फ्रॉम द हॉट एयर करंट्स। एंड अगर आपको मॉइस्चर मेंटेन करना है सॉइल का हेल्दी क्रॉप के लिए, तो आपको रेगुलरली उसको पानी देना पड़ेगा। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, उसको कहते हैं इरिगेशन। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इरिगेशन की वेरी करती है, क्योंकि हर एक जो क्रॉप होती है ना, हर एक क्रॉप का अपना एक वो होता है कि उसको कितना अमाउंट में पानी चाहिए, है ना, कितनी फ्रीक्वेंसी में चाहिए या कितने दिन में कितनी बार चाहिए, तो वो वेरी करेगा, है ना। क्योंकि अब ये क्यों है, क्योंकि हर एक प्लांट का अपना एक डिफरेंट रेट है इवेपोरेशन का, ट्रांसपिरेशन का। हर एक प्लांट अपना स्पीशीज़ है, अलग स्पीशीज़ है, तो वो अपने ही फैमिली के हिसाब से मतलब कि ग्रो करेगा, है ना, इसलिए। सो हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो बेसिकली सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हमारे पास है वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड केनाल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रेडिशनल जो मेथड होते हैं इरिगेशन। अब पहले टाइम में क्या होता था कि जैसे गर्मी वगैरह हो जाती थी तो वाटर नहीं होता था कैनाल्स में या लेक में या वेल्स में, तो वो फिर डिफरेंट, मतलब कि क्या होता था कि जैसे कुआं है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, तो कुएं में जो पानी होता था ना उसका लेवल हो जाता था कम, मतलब कि डाउन हो जाता था। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते थे जिससे आप पानी को उठा सकते हो, मतलब कि लिफ्ट अप कर सकते थे और अपनी फील्ड्स तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कैटल या ह्यूमन लेबर इन मेथड में यूज़ होती है। तो ये जो मेथड थे वो काफ़ी सस्ते भी पड़ते थे, बट ये काफ़ी कम एफिशिएंट होते थे, क्योंकि कोई अगर जैसे कैटल है या कोई काऊ वगैरह है या आप उसके थ्रू पानी ला रहे हो या आप खुद मटके में भर भर के पानी लेके जा रहे हो अपनी फील्ड को देने के लिए, तो टाइम भी ज़्यादा लगता था, एफिशिएंट भी होता था। तो हमारे पास डिफरेंट ट्रेडिशनल वेज होते थे इरिगेशन में, जिसमें सबसे पहला आता था मॉट, जो है पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड राहत लीवर सिस्टम। एंड पंप्स कॉमनली यूज़ किए जाते थे अंडरग्राउंड वाटर को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज़ किए जाते थे इन पंप्स को रन करने के लिए। तो ये पूरा पेज है, इसके अंदर हर एक मतलब कि डायग्राम है, जैसे ये आपकी मोट की डायग्राम है ना। तो ये मतलब कि कुआं है एंड यहाँ से पानी जा रहा है, ठीक है, फील्ड में पहुँच जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, चेन पंप,
दिस वन इज अ चेन पम्प। ठीक है, ये है चेन पम्प। चेन पम्प में आपने क्या देखा कि एक पहिए टाइप है ना, एंड एक बाल्टी भी उधर लगी हुई है। ठीक है, रस्सी टाइप है, तो वो जैसे घूमेगा तो पानी आता जाएगा एंड फिर वो फील्ड के पास पहुंचेगा। ठीक है, एंड ये वाले जो फोटो है दिस वन, ये है आपकी राहत की, कि एनिमल जो है मतलब कि ये काव वगैरह या बुल वगैरह इसको चला रहे हैं एंड वहाँ से फिर वो पानी जा रहा है फील्ड के पास, ये वाला। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट फोटो है वो है ढेकली की, दिस वन, ये वाली जो फोटो है वो ढेकली की। उसके बाद आता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। उसके बाद आते हैं हमारे पास मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, है ना। तो ये थे पुराने मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें था मोट, चेन पम्प, डेकली, राहत। अब आते हैं मॉडर्न मेथड। तो मॉडर्न मेथड में क्या हो गया कि आप पानी को इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हो, वेस्टेज टाइप नहीं होती। तो उसमें आता है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, है ना। तो ये देखो आपके पास फोटो है एक स्प्रिंकलर सिस्टम की, दिस वन। तो आप ये स्प्रिंकलर सिस्टम की फ़ोटो है एंड नीचे ये ड्रिप सिस्टम की पिक्चर है। ठीक है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ पे जो लैंड होता है अनइवन होता है, मतलब कि बराबर नहीं होता, यहाँ जहाँ पे पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। अब क्या है कि अब इसमें आप देखो इस फोटो में कि परपेंडिकुलर पाइप्स है, ये आप देखो कि ये परपेंडिकुलर पाइप्स है ना, ये परपेंडिकुलर पाइप्स लगी हैं एंड इनके पास क्या है, ठीक है, इनके पास एक रोटेटरी नोजल है टॉप पे, ये देखो इनके पास ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं ये वाली। ठीक है, एंड ये वाली जो है ये क्या है, रोटेटरी नोजल उसके टॉप पे, है ना, रोटेटरी नोजल है टॉप पे एंड वो कहाँ से ज्वाइंट है, मेन पाइपलाइन से रेगुलर इंटरवल के साथ। सो आप ये देखो कि ये आपके पास ये जो है ये एक मेन पाइप है, यहाँ से फिर आगे फर्दर कितनी छोटी छोटी पाइप्स हैं एंड ये फिर आगे रोटेटरी नोजल है ना, तीनों रोटेटरी नोजल ज्वाइंट है एक मेन पाइप से। ठीक है, एंड ये रेगुलर इंटरवल पे है। तो जब पानी अलाउड होता है फ्लो, और मतलब कि जब पानी मूव होता है इन पाइप, मेन पाइप के थ्रू अंडर प्रेशर पंप की मदद से, तो फिर वो किसके किसके थ्रू एस्केप होगा, नोजल के थ्रू, एंड वो फिर स्प्रिंकल होता है क्रॉप पे, कि ऐसे कि जैसे बारिश आ रही है, स्प्रिंकल जैसे स्प्रे वगैरह हो गया, क्योंकि वो रोटेटरी नोजल है तो हर किसी के पास बराबर पहुंचेगा एंड मतलब कि स्प्रिंकल होता है वो। ठीक है, एंड स्प्रिंकल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और बाकी क्रॉप के लिए। उसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो वाटर है, अब इसमें देखो ये आपके पास नीचे फोटो है, तो ये है ड्रिप सिस्टम। तो इसमें क्या है कि आपका जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके पास रूट से डायरेक्टली मतलब कि गिर रहा है, उसको कहेंगे ड्रिप सिस्टम, है ना। सो बेस्ट टेक्निक है फ्रूट को अगर आपने वाटर फ्रूट प्लांट्स को वाटर करना है या गार्डन्स में या ट्रीज़ में, तो ये बेस्ट टेक्निक है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं वेस्ट होता और ये उसके लिए काफ़ी रीजन्स के लिए बहुत अच्छा मेथड है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। ठीक है, एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। अब सबसे पहले वीड क्या होता है, तो जैसे कई बार क्या होता है कि आपने कोई फसल उगाई है, जैसे आपने वीट की उगाई है या आपने उसकी उगाई है, क्या नाम है, चावल वगैरह की उगाई है फसल। तो कई बार क्या होगा कि उसके साथ आपके पास मतलब कि अनडिज़ायरेबल प्लांट भी ग्रो करेंगे, जैसे घास होगी या वो वाले प्लांट जो आपको चाहिए ही नहीं, तो उस प्लांट्स को कहते हैं वीड। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वीड की डेफिनेशन है, तो इंग्लिश में ये है कि इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। तो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को कहेंगे वीड एंड इन वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द रिमूवल ऑफ वीड उसको कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने नहीं उगा मतलब कि नहीं रिमूव किया वीड को, है ना, तो अब ये क्या करेंगे फिर, ये जो ये वीड है ये तो अनडिज़ायरेबल प्लांट है तो हमें तो ये चाहिए ही नहीं ना। तो ये क्या होगा कि अब ये जो वीड है वो बाकी प्लांट्स
प्लांट्स के साथ भी compete करेंगी वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, तो इससे क्या होगा कि वो बाकी क्रॉप को अफेक्ट कर सकती है, उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करती है। तो कई बार क्या होगा कि कुछ जो वीड्स होती हैं वो जब आप हार्वेस्टिंग करते हो उसमें भी इंटरफेयर करती हैं, और कई बार कुछ वीड जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। कि अगर आपने अपना एनिमल है, आप उसको ब्राउजिंग वगैरह करवा रहे हो, तो अगर बाई चांस आपके एनिमल ने कुछ खा लिया ऐसा वीड जो पॉइजनस है, तो उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो फार्मर्स जो होते हैं वो डिफरेंट वेज अडॉप्ट करते हैं वीड को रिमूव करने के लिए और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। सो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप, मतलब कि आप पहले टिलिंग होता है कि आप मिट्टी से, मतलब कि आपके पास जैसे मिट्टी है तो उसको बीच बीच में थोड़ा आप खोदते हो अच्छी तरीके से, कि ताकि कोई वीड वगैरह ना हो। ठीक है, तो टिलिंग की जाती है बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप। तो इससे क्या होगा कि आपका हेल्प करता है वीड को मारने में। ठीक है, फिर वो बाद में ड्राई अप हो जाती हैं एंड फिर वो बाद में सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं। तो बेस्ट टाइम कौन सा होता है जब आप वीड रिमूव करते हो? जब वो फ्लावर प्रोड्यूस करती हैं या सीड्स, उससे पहले जब आप वीड को रिमूव कर देते हो तो वो बेस्ट टाइम होता है। जो मैनुअल रिमूवर होता है कि जो आप हाथ से मतलब कि मैनुअली खुद करते हो, फिजिकल रिमूवर ऑफ वीड, तो जैसे अपरोटिंग या कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, कि आपको अब अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार चेक करना पड़ेगा अपनी फसल के साथ साथ रेगुलरली कि कोई वीड है। तो अगर कोई वीड है तो आप उसकी जड़ ऐसे काट दोगे। अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो ये खुरपी से हो सकता है। खुरपी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के ही चैप्टर में, उसकी पिक्चर भी दिखाई थी कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, घरों में भी होता है, जिनको गार्डनिंग करने का शौक है उनके पास भी होगी। तो उससे क्या होता है कि आप अपना जो भी कोई वीड वगैरह है उसको निकाल सकते हो खुरपी से, है ना। इन वीड, अगर आपने वीडिसाइड डाले हैं, कोई केमिकल्स आपने डाल दिया अपनी क्रॉप के अंदर जो क्रॉप को तो नहीं हार्मफुल होते हैं पर वीड उससे मर जाती हैं, तो उसको कहते हैं वीडिसाइड। एंड ये फील्ड में भी किए जाते हैं वीड्स को मारने के लिए, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते। तो इसको आपने करना कैसे है कि जो वीडिसाइड्स होते हैं उसको थोड़ा ना पानी में मिला लेते हो, ठीक है, और फिर आप उसको स्प्रे करते हो। ठीक है, प्लांट्स, ओके, सो आप उसको स्प्रे कर देते हो। तो जैसे ऑलरेडी बताया कि जो वीडिसाइड्स होते हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ में, मतलब कि जब उनका फ्लावर आएगा या जब उनका सीड जर्मिनेट होता है उससे पहले आपको रिमूव करना होता है, ये बेस्ट टाइम होता है। तो जब आप स्प्रे करते हो वीडिसाइड्स तो वो फिर स्प्रे करके वो वीडिसाइड्स मर जाते हैं। पर जब आप स्प्रे करोगे ये वीडिसाइड, तो जो स्प्रे कर रहा है, क्योंकि ये केमिकल्स में करते हैं वीडिसाइड जो होते हैं ये, क्योंकि ये केमिकल्स ही होंगे ना, है ना। तो ये क्या होता है, ये फिर एनिमल फार्मर्स की हेल्थ को भी खतरा होता है इससे। तो जब वो स्प्रे करते हैं अपनी फील्ड में, ठीक है, तो वो प्रॉपर्ली अपना नोज़ एंड माउथ जो है कवर करते हैं, कि ताकि उनको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारे पास बचा हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। सो इस वीडियो में हमने यही पढ़ा कि सबसे पहले मेन्योर, मतलब कि एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि जब आप कोई सब्सटेंस डालते हो, न्यूट्रिएंट्स डालते हो अपनी हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, उसको मेन्योर एंड फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो सॉइल बेसिकली सारे उसके बाद न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर होता है, मेन्योर होता है। बट अगर आप बार बार एक ही फील्ड में सेम ही क्रॉप ग्रो करोगे तो क्या होगा कि उस सॉइल के पास क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स दोबारा जो है वो मेन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं। ठीक है, तो मेन्योर बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आप डिकम्पोजिशन, जब आप डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट जब वो डिकम्पोज होता है उसे आप कर सकते हो। तो फार्मर क्या करते हैं, एक पिट बनाते हैं, उसके अंदर एनिमल और प्लांट वेस्ट डाल देते हैं। जब वो पूरी तरह डिकम्पोज हो जाता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, फिर वो आप उसको यूज़ कर सकते हो एज अ मेन्योर। उसके बाद फर्टिलाइजर्स आते हैं। तो फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, पर्टिकुलरली एक न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। ठीक है, सो फर्टिलाइजर्स बेसिकली यील्ड तो अच्छी बता देते हैं, बट इसका एक्सेसिव यूज़ क्या करेगा, सॉइल को कम्फर्ट टाइप बनाएगा और ऑल्सो वाटर पोल्यूशन का सोर्स भी है। तो आप इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो मेन्योर से। मेन्योर क्या करता है, वाटर टेनिंग कैपेसिटी अच्छी कर देता है, सॉइल टेक्सचर अच्छा कर देता है और सॉइल को रिप्लेनिश कर देता है न्यूट्रिएंट के साथ। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपने अपनी सॉइल को रिप्लेनिश करना है न्यूट्रिएंट के साथ, तो आप क्रॉप रोटेशन कर लो, कि अपना एक सीज़न में एक क्रॉप लगाओ, दूसरी सीज़न में दूसरी क्रॉप लगाओ। उसके बाद एक पूरा टेबल था, उसके बाद मेन्योर के एडवांटेज थे। उसके बाद हमने पढ़ा
इरिगेशन। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपने सॉइल भी प्रिपेयर कर ली, मैन्योर भी डाल दिया, फर्टिलाइज़र भी डाल दिए, सीड भी सो कर दिया, बट आपने पानी दिया नहीं। तो जब तक आप पानी दोगे ही नहीं किसी सीड को या किसी भी प्लांट को, तो उसका सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा, क्योंकि जर्मिनेशन सीड है कोई भी ड्राई कंडीशन में जर्मिनेट नहीं करता, है ना। एंड अगर आपके पास पानी न्यूट्रिएंट्स पानी में ही डिज़ोल्व होकर हर एक पार्ट के पास पहुंचते हैं प्लांट के, एंड जो पानी है वो क्रॉप को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉथ से भी और हॉट एयर करंट से भी। इसके लिए पानी आपको बार बार रेगुलरली देना है। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, उसको कहते हैं इरिगेशन। ठीक है, सो हर एक क्रॉप का अपना एक टाइम होता है, अपना एक फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी बड़ी वो पानी लेगा वो अलग है। उसके बाद आता है वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डैम, हमारे पास इरिगेशन मतलब कि सोर्सेज हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड होंगे जैसे मोट हो गया, चेन पंप हो गया, डेकली हो गया, राहत हो गया। पर जो हमारे पास मॉडर्न मेथड होते हैं उसमें आता है स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर वहाँ पे बहुत अच्छा, जहाँ पे सब लैंड अनइवन है या पानी की सप्लाई इतनी खास है नहीं, तो उसमें क्या होता है कि परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं, उसके पास रोटेटरी नोजल्स होती हैं, एंड वो मेन पाइपलाइन से ज्वाइन होती है। तो जब पानी उसके अंदर जाएगा तो वो एक स्प्रे की तरह हर एक क्रॉप या हर एक प्लांट पे पहुंच जाएगा। तो ये बेसिकली लॉन्च में, कॉफ़ी प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा सही है। उसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। इसमें पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट्स के पास जा रहा है। तो इसमें आप वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज में, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं वेस्ट होता, और ये भी वहाँ पे कामयाब है जहाँ पे पानी की कमी है। यहाँ पानी की कमी चल रही है, पानी बहुत कम है। उसके बाद आता है वीड। तो अगर आपने कोई क्रॉप उगा रहे हो तो उसके साथ आपके पास अनडिज़ायरेबल प्लांट भी ग्रो होंगे, तो उसको कहते हैं वीड। और रिमूवल ऑफ वीड उसको कहते हैं वीडिंग। वीडिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो ये वीड बाकी प्लांट के साथ कम्पीट करेंगे स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए, तो वो उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। एंड ये हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करते हैं, और ये पॉइजनस भी होते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए। तो डिफरेंट मेथड्स फार्मर अडॉप्ट करते हैं। सबसे जो पहला मैनुअली आता है कि टिलिंग कर दो बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो अपरूटिंग एंड किलिंग में करेगा तो फिर वो ड्राई अप हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। बेस्ट टाइम होता है वीड को रिमूव करने के लिए जब वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं सीड्स, उससे पहले। ठीक है, तो क्या करते हैं कि बार बार आपको चेक करना पड़ता है। अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो जब भी वीड आएंगी, ठीक है, आप क्या करोगे कि आप उसको जड़ से मतलब कि निकाल दोगे। तो ये बेसिकली खुरपी से होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में खुरपी की पिक दिखाई थी। उसके बाद आता है वीड। यहाँ आप केमिकल से भी कंट्रोल कर सकते हो, उसको कहते हैं वीडिसाइड। तो आपने उसको स्प्रे करना है, सारे वीड्स मर जाएंगे। तो ये केमिकल्स होते हैं। तो ये वीडिसाइड्स को आप पानी के अंदर डिल्यूट करो और उसको स्प्रे करोगे तो हो जाता है। बट ये अफेक्ट करते हैं, इसके लिए फार्मर्स की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसके लिए फार्मर स्प्रे करने से पहले अपना नोज़ एंड माउथ कवर करते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषि नोट्स। और अगर आपको इन दोनों में से डाउट है कुछ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं मतलब कि कोशिश करेंगे वो डाउट क्लियर करने की। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास सिर्फ इसके 2 टॉपिक्स बचेंगे, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषि's नोट्स। थैंक यू।